क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ से कौन निकलेगा? साइकिल वाला ही बता रहे मुकेश सिद्धा उसे है योगेश वर्मा को। हमारे यहाँ बहुत काम करा उन्होंने वैसे तो जी। कि सरकार में कुछ योजनाओं का लाभ मिला है आपको? 5 सालों कुछ नहीं मिला, ना खड़ौंजा ना नाली पाड़ी कुछ भी नहीं दी। सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी सरकार लगती है? सरकार तो कांग्रेस की बहुत बढ़िया रही है। इससे पहले जो सरकारें रही थोड़ा बहुत उसमें मिला, सहायता भी मिली लोगों को, रास्ते भी ठीक मिले, मकान भी मिले। तो इस वक्त तो ये 5 साल होने जा रहे, हो गए 5 साल पूरे, अभी तो कुछ मिल नहीं पाया, लोगों को बड़ी समस्या है। इस बार आप किसको विधानसभा तक पहुँचाना चाहेंगे? इस बार समाजवादी को वोट देंगे। क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में फिर किसको आप वोट दोगे? हम तो जी योगेश वर्मा को देंगे, क्षेत्रवासी है। हमारी इतनी भी समस्या हो तो बंदा 10 मिनट के अंदर यहाँ खड़ा हो जाएगा। जो विधायक इससे बन के जाएगा सरकार उसकी ही बनेगी, ये इतिहास पहले से लिखा हुआ है। सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त हस्तिनापुर पहुंच चुकी है। इतिहास में कई यादों को समेटे हुए ये हस्तिनापुर अपने आप में अहमियत रखता है। कौरव पांडवों की धरती है। इसी हस्तिनापुर का पिछले कुछ टाइम से एक मिथक भी है, या कुछ कह लें कि इसका एक बयार है कि यहाँ से जो भी विधायक बनता है उसी की राज्य में प्रदेश में सरकार बनती है। हालांकि कई बार ये मिथक टूटा भी है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश खटीक यहाँ से विधायक हैं और उसी के साथ दोबारा पार्टी ने उनको टिकट दिया है, पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। उसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अर्चना गौतम को टिकट दिया है। काफ़ी विवादास्पद रही वो, फिल्म अभिनेत्री थी, उनकी कई सारी तस्वीरें भी यहाँ से दिखी और उसके बाद उन्होंने अपना वो बॉलीवुड का जो पूरा करियर था उसको छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो योगेश वर्मा को टिकट दी गई है। अब इन सभी जनप्रतिनिधियों का जो जनता सोचती है, अपने अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजेगी, वो 10 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे और यहाँ से विधायक चुना जाएगा। तमाम काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ इस हस्तिनापुर में। ये बताएंगे कि यहाँ से किस पार्टी की कहाँ से जो पसंद है, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं कौन सी पसंद रखते हैं, उसको लेकर के इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है जी। राधेश्याम जी, क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ से कौन निकलेगा? साइकिल वाला ही बता रहे मुकेश सिद्धा उसे है योगेश वर्मा को। योगेश वर्मा को। योगेश वर्मा आए हैं आपके पास एक भी क्षेत्र में? हमारे यहाँ बहुत काम करा उन्होंने वैसे तो जी। बहुत शादी में पैसे दिए, मर गया कोई उसके पैसे दिए, बहुत कुछ करा उन्होंने तो। अच्छा। हाँ, खटे तो एक दिन आया नहीं देखने भी। हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ की जो अगर समस्याओं की बात करें आपके क्षेत्र की, तो क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ से? हमारे यहाँ तो बाढ़ पीढ़ी में ज़्यादा मरे फिर रहे लोग बाग। अच्छा। हाँ, कुछ करना धंधा नहीं, लोग बाग झोंपड़ियाँ पड़े, कोई संस्था कुछ देता ही नहीं कुछ यहाँ से। अच्छा। हाँ। अभी तक इस सरकार में कुछ योजनाओं का लाभ मिला है आपको? मिला अब कहते यहाँ तो जिसमें 5 साल कुछ नहीं मिला। अच्छा। ना खड़ौंजा ना नाली पाड़ी कुछ भी ना दी। हाँ जी। ठीक है। आपका क्या नाम है दादा? किरण सिंह। किरण सिंह जी, क्या समस्याएं रहती हैं आपके क्षेत्र की, अगर बड़ी समस्याओं की बात करें हम तो? समस्या तो ये है, यहाँ तो बाढ़ पीढ़ी के ज़्यादा मारे हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ जो कोई नेता आता है आके या मुआवना करके चला जाता है और सहायता देने कोई आता नहीं है। गंगा से हैं ज़्यादा परेशान लोग। आप जाकर देखिए गंगा के इलाके में आपका जो कई हजार हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी हैंगी, लोग परेशान हैं। बताओ क्या पैदा लेंगे, क्या वो करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट नहीं करी कुछ भी। तो ये उम्मीद है आपको कि अगर आप इस बार बदलेंगे अपना विधायक तो आपके क्षेत्र में विकास होगा या तमाम काफी सारी जो समस्याएं वो सही होंगी? हाँ, ये तो हमें पूरी उम्मीद है जी। तो किसको बदल कर लाना चाहते हैं? हम तो योगेश वर्मा जी को लाना चाहते हैं। अच्छा, योगेश वर्मा को लाना चाहते हैं, और बाकी जो प्रत्याशी उतरे हैं उनको क्यों नहीं? कांग्रेस से अर्चना गौतम को क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस का जो अर्चना गौतम जो आ रही हैं ये इनका जो अभी यहाँ कोई सुनता नहीं उनकी बात, ये आ रही है पहली बार। अच्छा। हाँ, इस क्षेत्र में भी नहीं रहती होंगी? यहाँ क्षेत्र में भी नहीं है, चुनावों के वक्त आई हैं। हाँ जी। अच्छा, और जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं इनमें क्या लग रहा है? बीएसपी के कैंडिडेट है, हम जो हैं हरिजन कहते हैं जैसे हमें, हैं जी, हम उनके तरफ तो हमारे लोग इसलिए हो जाएंगे। हम किसी की पार्टी को वोट दें, हमें कोई मानता नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं मानता क्योंकि नू कहते हैं कि भाई जब जीतने के बाद में नू तुमने तो हाथी पे मोहर लगाई है, तो क्यों ना देंगे फिर हम बीएसपी को वोट। अच्छा, आपकी मुझे बहुत एज लग रही है, आपने कई सारी सरकारों को देखा होगा, कई दफ़े वोट दिया होगा। सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी सरकार लगी अभी तक? देखो एक बात बताऊं, यो सरकार तो कांग्रेस की बहुत बढ़िया रही है। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार में जो है गरीब जनताओं ने। प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर की बात तो ये है जी, आगे तो ये और जानते होंगे। मैं कि एनडी तिवारी वाला भी नारायण दत्त तिवारी जब रहे, और उसके बाद फिर मायावती का कार्यकाल भी रहा, कल्याण सिंह का भी रहा, मुलायम सिंह का रहा, कई दौर ऐसे रहे। तो आपको कौन सी उसमें से सही लगी? वैसे सही जो लगी ना, हमें जो मायावती के सही हिसाब लगा। अच्छा, उनका हिसाब सही लगा। हाँ, कैसे?
उसका हिसाब ये है उसका जो ये कंट्रोल था, जो कोई काम कहीं भी ड्यूटी कोई कर रहा है ना, उसकी उसमें जो है ड्यूटी करेगा। ये नहीं कि 2 दिन जाकर और 1 महीने तक अपने घर लौटे। अच्छा, मतलब वो उसमें अफसर जो थे, जो सरकारी तंत्र था, वो सही से काम करता था। हाँ जी, अब अफसर सही काम नहीं करते हैं। अब नहीं करते ऐसा काम। अच्छा, कुछ आपके साथ हुआ जो पर्सनली, मतलब आपको कैसा क्यों नहीं लगा? होता यहाँ कुछ नहीं होता जी। अच्छा, तो जाहिर तौर पे ये अनुभवी भी थे यहाँ पे, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये यहाँ पर यही दिखे हमें। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा गुड्डू है जी। अच्छा, गुड्डू जी, इसी क्षेत्र में मूलतः आप रहते होंगे? हाँ जी। बचपन पूरा यहीं बीत गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे बीत तो गया कई सारी सरकारें आपने देखी होंगी फिर तो। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार क्या कुछ लग रहा है, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, और किन को लेकर के जब आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे नेता तो उनके सामने रखोगे आप? समस्या तो बहुत है यहाँ। ये जो क्षेत्र है यो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। अच्छा, बहुत सारी समस्या आती हैं। अभी भी पीछे बाढ़ आई थी यहाँ। किसान मजदूर सभी परेशान हैं। कोई ये भाजपा गवर्नमेंट तो कभी देखा नहीं, इसने तो आ गए। इससे पहले जो सरकारें रही थोड़ा बहुत उसमें मिला, सहायता भी मिली लोगों को, रास्ते भी ठीक मिले, मकान भी मिले, ठीक है। लेकिन अब तो इस वक्त तो ये 5 साल होने जा रहे, हो गए 5 साल पूरे, अभी तो कुछ मिल नहीं पाया लोगों को। बड़ी समस्या है, रास्ते नाली खड़ूंजे देख लो सब। तो क्या चाह रहे हैं इस बार आप, किसको विधानसभा तक पहुँचाना चाहेंगे? इस बार समाजवादी को वोट देंगे। हसनापुर से योगेश वर्मा है, पूर्व में विधायक रहे, बहुत काम किए उन्होंने। हमारे यहाँ गंगा का पुल बनवाया गया, जिस रोड पे चलने हैं ये रोड उन्हीं की बनवाई हुई है। काफ़ी काम किए हैं और उम्मीद है कि इस बार सब लोग मिल के उन्हीं को जिताने की प्रयास करेंगे। तो आप सब समाजवादी पार्टी को ही वोट दोगे इस बार? हाँ बिल्कुल, समाजवादी। मुझे ये बताइए, आप बड़ी पार्टी को, बड़े चेहरे को देख करके वोट देते हो, या अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसके चेहरे को देखकर वोट देते हो? जो क्षेत्रीय व्यक्ति है, जो क्षेत्र की समस्या को देखता है। योगेश वर्मा से मिले हैं आप कभी? हाँ बिल्कुल। दिनेश खटीक से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिले, उनसे मिले हैं। उन दोनों में बेहतर कौन आपको लगा? योगेश वर्मा। व्यक्तिगत रूप से, पार्टी राजनीतिक? नहीं, योगेश वर्मा ही है, बेहतर ही है। 15 साल हो गए, 15 साल से कंटिन्यू क्षेत्र में है वो व्यक्ति, चाहे हार हो जाए चाहे जीत हो जाए। हाँ, दुख सुख में कंटिन्यू समाज के बीच में रहते हैं। हारने से जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यक्ति कंटिन्यू। और दिनेश खटीक एक ऐसा व्यक्ति है, 5 साल विधायक रहने के बाद भी आज तक उसने गांव में रुका नहीं कभी वो। अच्छा, हाँ, क्षेत्र में नहीं आए दिनेश खटीक 5 सालों में? नहीं आई। बाढ़ अभी जब बाढ़ आई थी, उनके मंत्री बनते ही बाढ़ आ गई थी। अच्छा, बस जब ही आया और फिर उसके बाद फिर आना बंद कर दिया। अच्छा, एक बात ये तो आपके क्षेत्र की हो गई। आप थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि प्रदेश स्तर की भी बात कर ली जाए। आप युवा मानते हैं अपने आप को? हाँ जी बिल्कुल, युवा ही हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, कई दफ़े ऐसा होता है कि लोग उसको नहीं। तो युवाओं की जो बेरोजगारी जैसी समस्या है, महंगाई जैसी समस्या, ये एक बड़ी समस्या आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस समस्या को कैसे देखते हैं आप? समस्या तो ज़्यादातर तो इसमें भाजपा में हुई हैं। इससे पहले बहुत भर्तियां निकली, समाजवादी सरकार रही इससे पहले, और बहन जी की सरकार रही, मायावती जी की, बहुत भर्तियां निकली, बहुत बच्चे रोजगार पाए। लेकिन अब तो जो पढ़े लिखे PhD करे हुए ऑटो चला रहे बेचारे, ईंट पातने हैं, तो क्या बेरोजगारी की नहीं तो जितनी भी भर्ती निकलती हैं उसका ही पेपर लीक हो जा, अच्छा, और वही रोक जा बीच में। तो समस्या तो सारी हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में ये नहीं होता था? नहीं, पिछली सरकार में, इससे पहले जब समाजवादी थी तब ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले BSP की थी, उससे पहले नहीं हुआ। और BSP गवर्नमेंट में कभी हुआ ही नहीं खैर। और समाजवादी में काफ़ी लोग, जो काफ़ी बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब पे गए, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, बहुत हैं। लेकिन इस बार अच्छा, तो एक युवा होने के तौर पर आपने पिछले कई बार वोट डाला होगा, कई सरकारों को देखा होगा। पिछली कुछ सरकारों की बात करें तो कौन सी सरकार बेहतर लगी आपको? BSP बेहतर लगी। तो फिर BSP के कैंडिडेट को यहाँ से वोट क्यों नहीं दे रहे इस बार? बाहरी प्रत्याशी है, लोग जानते नहीं हैं। दिल्ली से आकर के यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो व्यक्ति कभी बीच में, इससे पहले कभी क्षेत्र में आया नहीं। अभी हमारे गांव में एक व्यक्ति, एक भी बच्चा उसे जानता नहीं कि संजीव जाटव है कौन। दिल्ली से आकर के मेरठ रहने लग गया, मेरठ से आके यहाँ डायरेक्ट चुनाव लड़ाया जा रहा है। इससे पहले कभी क्षेत्र में नहीं आया। और जो योगेश वर्मा हैं, ये पुराने प्रत्याशी है, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वर्तमान मेयठ से मेयर है इनकी पत्नी जो है। और क्षेत्र में कंटिन्यू दुख सुख में बेचारे आते जाते रहते हैं। इस तौर पे ही समाजवादी को वोट दिया जाएगा और योगेश वर्मा को वोट दिया जाएगा। अच्छा, तो आपको ये यहाँ से एक अर्चना गौतम की भी बात उठती है, उनके बारे में क्या कुछ? कुछ नहीं, ये तो इन्हें वोट दे के बेकार करनी है। तो अब आगे, अभी तो अर्चना गौतम का 4 दिन से तो नाम सुना, अब से पहले तो क्षेत्र में आए नहीं। अब ये बताओ, अपने बूथ पे, पार्टी के बूथ पे आकर 2-4 वोट लेगी तो नुकसान ही तो करना है। जो क्षेत्र में रहेगा ना उसी को वोट मिलेगी, इनके ऐसे कुछ नहीं। और ये जो है ना, ये अर्चना गौतम, जितनी भी वो प्रत्याशी है, इनको कोई नहीं जानता भैया। ये तो अब आगे पार्टी का नाम लेके बस
1000-2000 वोट लेंगे, अपना घर चले जाएंगे, फिर ये 5 साल तक फिर दिखाई नहीं देने के। जाहिर तौर पर अगर यहाँ के बाहरी प्रत्याशी पर जनता भरोसा नहीं जताना चाहती है, और कहीं की भी जनता हो, अगर कोई बाहरी प्रत्याशी होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, तो उस पर भरोसा बहुत कम होता है जब तक कि वो बड़ा चेहरा ना हो, राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ ना हो। और उसके साथ ही और भी लोगों से बात करके देखते हैं यहाँ से क्या कुछ बयार बह रही है या क्या यहाँ से निकलने की कोशिश है। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार मेरा नाम है। प्रदीप जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। आपके क्षेत्र में खेती से जुड़ी क्या समस्याएं हैं? खेती बाढ़ पीड़ित इलाका है। बाढ़ पीड़ित इलाका है। हाँ। एक तो ये बड़ी समस्या हो गई जो हमेशा से चलती आ रही है। रोजगार नहीं है, हाँ। बेरोजगारी ज़्यादा है, इधर काम नहीं है किसी के पास भी। यहाँ अन्ना मवेशी वाली भी एक समस्या है जो पूरी फसल साफ कर देती है। हाँ, ये गाय इतनी घूम रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी मैंने अपनी खेती खुद छोड़ दी, दूसरे को दे दी, भैया ठेके पे तू बोले, इतनी खेती नुकसान है। ये इस समस्या से कैसे टैकल किया जाए? भैया गौशाला इनकी नई गौशाला बनाए जहाँ, गौशाला में रखी जहाँ, तो समस्या इनकी दूर हो सकती है। गौशालाएं तो बनी हुई हैं जब क्षेत्र में हम जाते हैं। अरे गौशाला वाले खुद छोड़ दें ना, पैसे ले लेकर खुद छोड़ दें। 1100 रुपये रसीद कटवा में कहाँ से लेके जाकर, गरीब आदमी के पास 10 रुपये तो खर्चे के लिए है नहीं, तो वो गौशाला में 1100 रुपये कहाँ से दे पाएगा। अच्छा, एक जब सवाल पूछे जाते हैं नेताओं से तब वो कह देते हैं कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि लोग निकलें यहाँ से, लेकिन एक समस्या ये है कि लोग खुद ही छोड़ देते हैं। कोई अपनी गाँव को नहीं छोड़ सकता, मजबूरी में गौशाला में छोड़ का में गौशाला वाले ही रात को लिगाड़ रहे हैं कि आप लिगड़ गई और दूसरे की फसलों का नुकसान करते हैं। भाई बाढ़ पीड़ित में किसान मर रहा, उनका गाँव नहीं छोड़ रही किसी की, तो किसान तो मरने मर रहा। अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 हेक्टेयर जमीन गेहूँ मरे पड़े हैं। अच्छा। हाँ, लोग बाग परेशान हैं। अभी तुम क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र में फिर किसको आप वोट दोगे? अपना मतदान किसको बयार लग रही है आपकी? हम तो जी योगेश वर्मा को देंगे, क्षेत्रवासी है। हमारी इतनी भी समस्या हो तो बंदा 10 मिनट के अंदर यहाँ खड़ा हो जाएगा। योगेश वर्मा को वोट जाएगी और एक का वोट योगेश वर्मा को जाएगी। तो योगेश वर्मा को तो आप चेहरे से देख करके वोट दे रहे हो कि पार्टी देख करके? पार्टी देख कर नहीं, वो बंदा हमारे साथ 15 साल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हो कि बन जाए? केंद्र में या प्रदेश में? प्रदेश में। अभी केंद्र का चुनाव नहीं है, प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार आओगी। अच्छा, वहाँ अखिलेश जी की चाहते हैं। क्यों? क्यों जब हमारा हम वोट योगेश वर्मा के जी को दे रहे हैं तो फिर केंद्र में सरकार हम तो उन्हीं की चाहेंगे ना, उसकी प्रदेश में जिसकी सरकार जो विधायक हिस्से बन के जाएगा सरकार उसकी ही बनेगी। ये इतिहास पहले से लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो जाहिर तौर पर ये योगेश वर्मा को तो चेहरे पर देख के जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो बनाएंगे वो प्रदेश में भी चाहते हैं कि बदलाव आए। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार। विनोद जी, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ भैया, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन हो? अच्छा। क्या लगता है आपको, क्या आपके क्षेत्र में होगा इस बार? भैया क्षेत्र में तो सरकार आएगी अखिलेश की, ठीक है जी। और भैया ये जितने भी बंदे हैं ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, टेट के पेपर, सेट टेट के पेपर, ग्रुप डी के पेपर, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी उम्र भी निकल चुकी। तो इन्होंने इस अब से सुनो, अब से पहले इन्होंने ये सोचा था कि हम पहले अखिलेश की सरकार, जैसे सरकार बदली, भाजपा गया की, तो इन्हें इन युवाओं को कुछ उम्मीदें थी नई सरकार से कि हमारे लिए कुछ होगा। कर्ज जैसे वगैरह से लेकर इन्हें इनके माँ बाप पढ़ा। तो हम इन युवाओं से करेंगे। आपकी क्या समस्या? इधर ही आ जाओ भाई। मेरी समस्या ये है जी, मैं जो है यहाँ पे है खेती किसानी इलाका है, खेती किसानी इलाका। अभी भी देखो मैं खेत में से गाय निकाल कर आया हूँ। अगर भाजपा की सरकार दोबारा भी आती है तो अब तो 2-4 गाय हैं, किसान ने गाय के, बछड़ों के और क्या कहते हैं बिजारों के पीछे ऐसे डंडे ले लेकर भागे अपने खेत में। जो है इतना नुकसान है, बहुत नुकसान है। फसल ऐसी उजड़ी पड़ी है। अभी आप जाके देखोगे कि अगर जिसमें 10-15 कुंटल गेहूँ निकलते थे, ज़्यादा 2 या 4 कुंटल है, ठेका भी पूरा नहीं हो रहा। ये बड़ी समस्या। आपको लग रहा है अगर आप बदल दोगे, यहाँ पे बदलाव आएगा तो ये समस्याएं आपकी निपट जाएंगी? समस्या तो देखो अगर ये है, और इनके ही नाम पे, गायों के नाम पे, यहाँ पे अभी 4 किलोमीटर दूर मालीपुर गौशाला है। वहाँ पे जाके देखो, इतने वहाँ पे धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं कि उनके गाय के जितना भी रास्ता आता है, यानी खाने के लिए उनके चारा आता है वगैरह आता है, तो वे उन्हें नहीं खाते, वे खुद खा जाते हैं। अगर इनकी जितनी भी गौशाला इनकी अगर जांच करी जाए तो इतना गबन निकलेगा, इतना गबन निकलेगा कि प्रदेश में इतनी इन गौशालों के पैसे से इतने बेरोजगार युवा हैं या वे हैं। अगर किसी का गरीब आदमी को अगर बांटे ना, तो प्रधानमंत्री जी तो कहते थे 15-15 लाख 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे गौशाला की गबन की वजह से।
इतनी गौशालों में है। और आप जाके देखोगे बजरंग दल वाले हो गए और जी भाजपा वाले भी हो गए, जो हम कहते थे गाँव को माता कहते थे, अब अगर आप मेजर कवरेज ना 5 किलोमीटर जाके देखो ठीक है, यानी कुल मिला के गौशालाओं की हालत बहुत खराब है। हाँ जी, गौशाला की इतनी हालत खराब है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। ठीक है, आ जाओ भाई इधर। जा भाई। भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी? पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम संदीप है संदीप भाई जी। भर्ती की तैयारी कर रहे हो जी। अभी तक? और क्या करते हो, पढ़ाई वढ़ाई? सर जनरल कंपटीशन में और बीएड फाइनल है मेरी। बीएड फाइनल है। कई सारी नौकरियों के फॉर्म भरे होंगे। हाँ, यूपी टेट का पहला दिया था, कैंसिल हो गया था, और अब दिया है जो अभी हुआ है। और दूसरी बात जो हमारे मेरा यूपीएसआई का भी दिया है पेपर, उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं हम, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। वो धांधली की वजह से बीच में कोर्ट में रुक गए। यूपीएसआई वाले में एक समस्या खड़ी हुई थी, जो रुकी हुई भर्ती थी, वो उसको निकाला था। 2016 वाली क्लियर हो हाँ, उसमें एक समस्या आई कि जो पेपर बने हैं वो जो उसको पहले ही जो पैसे ले करके उसको क्लियर कर दिया गया था। एक बात मुझे ये बताओ, आप युवा हो, कई सारे परीक्षाओं को देते हो, परीक्षाएं आप करते हो, एक समस्या अगर सरकार ये सुझाव मांगे कि ये पर्चा जो लीक हो जाता है, पेपर लीक, ये कैसे सुधरा जाए, तो क्या जवाब दोगे, कैसे सुझाव दोगे? दरअसल लीक होने का कारण है जहाँ से टेंडर जारी होता है ना, कि सरकार ने किसी चीज़ उसके बोर्ड को टेंडर दिया किसी कंपनी को, और उसने छपने के लिए दे दिया पेपर, जो यूपी टेट का पेपर होता है वो छपाई से ही लीक हुआ था। तो इसमें जो भ्रष्टाचारी फैलते हैं वो छपाई से फैलती है। और दरअसल जो सरकार के संबंधी जो नज़दीकी रहते हैं उनका पेपर हुआ, उनके जो बच्चे आसपास में पास हुआ, जानकारी से लेकर लीक हो गया, मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला रहे। तो जो अफसर लोग हैं या सरकारी लोग हैं वही अपने आप ही लीक करवाएं सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे उन्हें कहाँ इतना पता लगना, उनकी जानकारी ना कुछ। ठीक है, ये बात आपकी सही है कि अफसर लीक करवाते हैं और सरकारी लोग लीक करवाते हैं। इसमें नाम कई सारे पर्चे लीक हुए, लेकिन आज तक नाम किसी बड़े अधिकारी का नहीं आया, वो नहीं फंसा। फिर उसमें तो समस्या आ जाएगी, फिर वो सुझाव कैसे होगा आपका? यो इसलिए है क्योंकि कोई भी हो खुद नहीं आना चाहता कहीं भी। भ्रष्टाचारी कोई भी रिश्वत लेगा तो खुद नहीं लेने का, अपने छोटे जो कर्मचारी उससे लिवाएगा, और भ्रष्टाचारी भी ऐसे ही करेगा। तो दरअसल जो बड़ा सम्मानित व्यक्ति है अगर उसी का नाम आ जाता है भ्रष्टाचार में, तो सरकार में या अफसर में बहुत बेकार लगेगा ऐसा कि बड़े अफसर ही जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब किसी दूसरी की सरकार आवे है ना, तो जब जाकर उसके अपोजिट पता लगा है कि कौन भ्रष्टाचार था, बड़ा अफसर। बड़े अफसर जब फंसते हैं जब अपोजिट सरकार आओगी। क्या लगता है कितने साल और अभी इंतजार करना पड़ेगा नौकरी के लिए? क्या उम्र हो गई है अभी? मेरे तो 23 साल है। 23 साल उम्र हो गई है। क्या लग रहा है जिस तरह से ये रवैया चल रहा है, कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा अभी? जो इनका भ्रष्टाचारी का हिसाब है तो इसके लिए 2025 तक तो हो सकता है। नहीं वैसे तो पहले ही सोचते हैं कि हमारा टारगेट तो पहले ही है कि अगले साल तक हो जाए। किसका एग्जाम दोगे, किसकी क्या मतलब एक मन में मोटिव तो रखा होगा आपने? हाँ, तो क्या मोटिव है अभी? पैट क्लियर है और मेरा जो है यूपी लेखपाल का पेपर आ रहा है। लेखपाल का एग्जाम तो भी होना है जी, यूपी टेट दिया है अभी। जी। एक मुझे ये बात बताओ, जैसे युवा, अभी आपने बिहार वाली खबर तो आपके संज्ञान में आई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप डी वाली, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ? जी जी हाँ, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुआ, जी। लखनऊ में चल रहा था इससे पहले। ये जो युवा हैं ये कैसे अपनी मांगों को मनवाएं, ये अपनी बात सामने कैसे रखें? दरअसल किसी भी प्रदर्शन की जो मेन चीज़ होती है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कभी भी कहीं भी प्रदर्शन करो तो शांति। विदेशों में प्रोटेस्ट करते हैं, वे शांतिपूर्ण अपनी बात लिख के और खड़े हो जाते हैं, लिख के अपने, और शांति से। लेकिन हमारे देश में जो है, जो थोड़े बहुत अनपढ़ भी लोग हैं उनके साथ लगे और तोड़ फोड़ प्रदर्शन ये चालू करता है। लेकिन मेन चीज़ है जो शांतिपूर्ण तो प्रदर्शन बिहार में लड़के कर रहे हैं या जो अभी हुआ वो गलत था? नहीं, प्रदर्शन एक जरूरी है मासिक, क्योंकि जो है सरकार को सुनाने के लिए, क्योंकि एक नौकरी है ग्रुप डी की, चपरासी की नौकरी, और एग्ज़ाम ले रहे हैं आप अफसर वाला, तो कहाँ से? फिर तो आप यूपीएससी की तैयारी ना करो, ग्रुप डी क्यों कर रहे हो? तो इसके लिए तो प्रदर्शन, जो दरअसल प्रदर्शन है ना, जो कोई भी प्रदर्शन प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, संयम से, तो वो प्रदर्शन जो सफल होगा और हमारी मांगे पूरी हो सकती है। जैसा कि अभी किसान आंदोलन में हुआ। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन उदाहरण है उसका जी। अच्छा, खेती किसानी का बैकग्राउंड है, थोड़ा है क्या? नहीं, थोड़ा बस वैसे जानते हैं, बस और थोड़ा है। अच्छा, जानते हो। अपने क्षेत्र में आप देखते हो कई सारे लोग खेती वगैरह कर रहे हैं जी। खेती किसान क्यों नहीं बनना चाहते? दरअसल किसान, जब हमारा तो खेती है नहीं, इसीलिए हम किसान नहीं, और किसान की हालत इतनी बुरी है। आपके तो पास हम है नहीं, मान लो इसीलिए बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिनके पास खेत होता है लेकिन वो चाहते हैं कि नौकरी करें। दरअसल किसान की हालत आज बहुत बुरी हो चुकी है।
उसको थोड़ा धन देगा, मतलब मुआवजा दे रहे, थोड़ा करके उसका जो नीचे डाउन कर रहे हो। और किसी भी फसल को ले लो, अब जैसे यहाँ से 2-2 हज़ार रुपये की किस्त देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नुकसान करवाते हैं। अभी जो गन्ने की अब इस टाइम वर्तमान स्थिति है हमारे क्षेत्र में, हमारे जो इसका है, इस टाइम गन्ने की छुलाई की पर्ची नहीं आ रही, जो मिल पैसा है पर्ची नहीं आ रही। और वो जो है मिल वाले लोग वह क्या करते हैं कि वो पर्ची ब्लैक करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को, बड़े बड़े लोगों को वो पर्ची ब्लैक कर दी दूसरे को, तो उन्हें तो मिल नहीं पा रही, तो उनका गन्ना ऐसे ही सड़ रहा खड़ा है ऐसी। तो इससे दरअसल ये जो है ना, ये सुधार नहीं है। तो इसी वजह से जो हर कोई नौकरी करना चाहता है। वोट है आपका? जी, वोट बन गया। किसे वोट दोगे इस बार इस क्षेत्र में? दरअसल इस बार जो है हमारी योगेश्वरों को वोट जाएगी, सपा सरकार को। शायद तौर पर जब युवाओं से आप बात करेंगे तो जो टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे लोग लुभावने वादे होते हैं, चुनावों के वक्त के वादे हैं, 25 दिसंबर को योगी सरकार ने ऐलान किया। और मज़े की बात ये थी कि 2 फैसले ऐसे हुए 24 और 25 को। एक रात पहले योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू लगाया और उसके एक दिन बाद 25 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में करीब 1 लाख बच्चों को बैठाल करके टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए और उसके बाद कहा गया कि ये शुरुआत है। हालांकि वो चल नहीं पाया और वक्त आते आते चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आचार संहिता लग गई और उसके बाद जो टैबलेट कुछ लोगों को मिले, स्मार्टफोन कुछ लोगों को मिले और बाकी के सरकार की तरफ से ये बताया गया कि आचार संहिता के बाद जब दोबारा सरकार आएगी सत्ता में तब दिए जाएंगे। अब दोबारा आएगी या नहीं आएगी ये 10 मार्च को तय होगा। 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा कौन सरकार तय करेगी, कौन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठेगा और इस विधानसभा क्षेत्र से, हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक होगा जो विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। हमारी पूरी नज़रें हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट चल रही है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।